देखिए सिटीजा जो कृतिका थी उसके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं आपके सामने। और आज अपने सिटीज का चैप्टर है वो मैंने आपको पढ़ा हूँ, सावने सपनों की याद। देखिए मैंने पहले ही बताया था इस पार्ट के अंदर जो सानी मनी है उनका जो पक्षियों के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में बताया गया है। तो सिटीज के अंदर जो चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावने सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है। इस पाठ के अंदर सबसे प्रारंभ में बताया गया है कि जो सानी मणि है उनकी क्या हो गया, उनका निधन हो गया है। तो उसी को वो जो लेखक बता रहा है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सामने सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। मौत की खामोश वादी की ओर, मतलब उसका निधन हो गया है, वो मर चुका है। और आज जो आत्मा कहाँ मिल रही है, परमात्मा की ओर मिल रही है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, अब उसे कोई रोक टोक सके ये संभव नहीं है। कहाँ संभव है, मतलब जब तक व्यक्ति जीवित है तो व्यक्ति को आप रोक सकते हैं, किसी काम के लिए मना कर सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कोई भी व्यक्ति क्या है भाई, ना तो कोई व्यक्ति आपके सामने जो है वो इस प्रकार से उसे रोक सकते हो, ना किसी व्यक्ति को ये कह सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे, इस प्रकार से। तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं इस पाठ के अंदर। इस हजूम में आगे आगे चल रहे हैं सानी मणि, आगे आगे चल रहे हैं मतलब अपने कंधों पर सेनानियों की तरह अपने अनंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए। अपने कंधों पर सेनानी का मतलब होता है जो घूमने फिरने आते हैं, पर्यटक वगैरह की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए, अपने अंतहीन सफर का क्या है, बोझ उठाए हुए चल रहे हैं। लेकिन ये सफर अपने पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो सफर है जिनकी यात्रा कर रहे हैं सानी मणि, वो पिछले सफरों की भांति अलग है। क्योंकि पिछले जो तमाम तमाम का मतलब सारे सफर यात्राएं जो उसने की थी, उन यात्राओं के अंदर वो क्या था, जीवित था, वो वापस लौट कर आ जाता था। लेकिन ये जो सफर है, इस सफर के अंदर अंतिम यात्रा के अंदर वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए वो क्या करे। लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सानिम अली का ये आखिरी प्यार है। भीड़ भाड़ की जिंदगी, अपनों को पता है अपनी जिंदगी में कितनी भीड़ भाड़ होती है, कैसे अपने जो है वो कहीं पहुंचना चाहते हैं। अपना जो समय प्रबंधन है, प्रत्येक सेकंड क्या है महत्वपूर्ण है। कहीं बाहर जाना है तो अपने तुरंत भागते हैं, काम कुम करते हैं। तो ये जो तनाव का माहौल बताइए, कोई ना कोई तनाव अपने, कोई ना कोई चिंता अपने जीवन में होती है। आज ये काम करना है, आज ऐसे ये काम करना है, आज ये होना चाहिए, आज वो होना चाहिए, ये सब तनाव है। तो उस तनाव के कारण वो कह रहे हैं कि तनाव, भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सानी मणि का ये आखिरी प्रयाण है। आखिरी प्रयाण का मतलब आखिरी यात्रा है। अब तो वह अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं। वन पक्षी की प्रकृति विलीन होने का मतलब यह विद्यार्थियों कि उन की तरह वो कहाँ हुए भाई, प्रकृति में विलीन होना। विलीन का मतलब क्या है, गायब हो जाना, प्रकृति में समाप्त होना। कहते हैं कि ये जो नश्वर शरीर है वो यही आ जाता है, अपनी आत्मा अपने शरीर को छोड़ कहीं गायब हो जाती है, प्रकृति में विलीन हो जाती है, पता ही नहीं कहाँ जाती है। आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि आत्मा कहाँ जाती है। उस व्यक्ति के चाह तो 50,000 लोग इकट्ठे हों तो भी अगर उसे जा रहा है तो वो जाएगा ही, कहीं भी कोई भी उसे नहीं रोक सकता। तो वही कहें अब तो। सर आप बोलिए। सर अगर ये नहीं पता कि मतलब आत्मा कहाँ जाती है तो सर वो कहते क्यों है कि आत्मा है? देखो अब ये पता नहीं होता, लेकिन ये तो अपने जिसके जिस प्रकार से अपने सब बोल रहे हैं, अपने सब जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी अपना सही का जो भी मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को कराने वाली कोई ना कोई चीज तो है इस संसार के अंदर, जो सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को एक मूवमेंट प्रदान करते हैं, एक गतिमान प्रदान करते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति एक दूसरे को समझता है, बातें करता है, चलता है, फिरता है। लेकिन जब व्यक्ति का निधन हो जाता है उसके बाद में वो जो एक गतिमान चीज होती है जिसे अपने आत्मा नाम ढूंढ देते हैं, वो कहीं समाप्त हो जाती है। उसके बाद में उनकी जो, जिनका भी निधन होता है, उनका जो पार्थिव शरीर होता है, उस पार्थिव शरीर के अंदर कोई भी किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। तो उसी चीज को अपने आत्मा बोलते हैं। वो जो अपने एक गतिमान चलायमान है, जिससे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ,
आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, लोग मुझे देख पा रहे हैं, वो जो गतिमान चीज है उसे ही अपने बोलते हैं आत्मा। वास्तव में वो दिखाई नहीं देती, अदृश्य चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है कहीं ना कहीं जो क्या होता है वास्तव में गायब हो जाता है। उसके बाद में जो पार्थिव सही है वही आ जाता है। उस पार्थिव सही के साथ चाहे आप उसे जलाइए, चाहे उसे दफना के आइए, चाहे उसे आप कहीं भी फेंक दीजिए, वो व्यक्ति तो आपको देखने आता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे सही के साथ। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अब तो उस वन पक्षी की तरह, वनों के जो पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन, विलीन का मतलब गायब होना, कहीं ना कहीं प्रकृति में वो चीज वापस चली जाती है, जो चीज प्रकृति से आती है वो चीज प्रकृति में वापस चली जाती है। जन्म और मृत्यु दोनों ही अटन है, जन्म भी होती रहती है और मृत्यु भी होती रहती है, तो उसको बता रहे हैं यहाँ पे। विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जिंदगी का आखिरी गीत, आखिरी गीत का मतलब आखिरी बार संसार को देखने के बाद में कहाँ जा बसा हो, मौत की गोद में जा बसा हो, मौत की गोद में जाकर लेट गया हो। ऐसा व्यक्ति कौन सा? सानी मनी। कोई अपने जिस्म की हालत और दिन की धड़कन देखकर भी उसे रुकना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कोई अपने जिस्म की हालत का मतलब होता है जिस्म का कोई भाग देना चाहे, कुछ भी अगर उसे देना चाहे, और दिन की धड़कन, आपको पता है सबके पास दिन वगैरह होता है, धड़कता रहता है, जिसके कारण से जो जीवन यापन चलता रहता है सब लोगों का। और जब दिन जो है वो धड़कना बंद कर देता है तब व्यक्ति का क्या होता है? निधन होता है। तो जिस्म की हवा तो दिन की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गाएगा, क्योंकि उसका क्या हो गया भाई, आज निधन हो गया है, आज वो व्यक्ति जो है वो संसार को छोड़कर जा चुका है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को भी जगाना चाहेगा। अब वो लेखक अपने आप से बातें कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई जगाना चाहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर क्या किया, अथक परिश्रम किया है। वर्षों पूर्व खुद सानी ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, लोग पक्षियों को आदमी की नजर देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल, पहाड़ों, झरनों, आबसाव, आबसाव का मतलब होता है कहीं ना रहने वाला मकान, रहने का स्थान, तो वह प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं, उसका मतलब जिज्ञासु रहते हैं। वरना कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, रोमांच का सोता फूटता हुआ महसूस कर सकता है। मतलब आपको पता है कि अगर वातावरण के अंदर क्या है, कोई पक्षी बोलता है, उन पक्षियों की कोनहान सुनकर, उन पक्षियों का शोर सुनकर वहां के क्या है, खुल जाती है सुबह सुबह प्रातः काल के अंदर। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जमे मिथक। देखिए मिथक का मतलब होता है धारणा, सोच। मिथक हमेशा अपने प्रकार से एक प्रकार का मिथक होता है। मिथक का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की सोच, एक प्रकार के विचार, एक प्रकार के धारणा, किसी भी चीज के बारे में अपने मिथक बांध लेते हैं। एक धारणा, एक विचार, जैसे रामचंद्र जी थे या नहीं ये भी मिथक है, कृष्ण जी थे या नहीं ये भी मिथक है। ऐसी बातें जो अपने विचार में क्या है, एक धारणा में जीवित है। वास्तव में हनुमान जी है या नहीं, वास्तव में भगवान है या नहीं, वास्तव में ईसा मसीह थे या नहीं, ये सब मिथक है, ये सब धारणाएं हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। वास्तव में हकीकत में क्या था क्या नहीं वो किसी को नहीं पता। तो एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ और जमीन पर जमने मिथक का नाम, विचार का नाम, धारणा का नाम क्या है, सानी मणि है। पता नहीं इतिहास, पता नहीं इतिहास में अब कब किशन ने वृंदावन में रासलीला रची थी, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण जी थे या नहीं थे, वृंदावन में गए थे नहीं गए थे, रात को कैसे वो अपने जो मथुरा से गोकुल तक पहुंच गए, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। हकीकत में इन बातों का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है कि जन्म हुआ, जन्म होते जो जैन के दरवाजे खुल गए और वासुदेव जो है कृष्ण को वहां छोड़ के चले गए। हकीकत में ऐसा कुछ भी पता नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, एक धारणा ही, एक सोच, एक विचार है। तो वही कहे पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी श्राद्धों का निशाना बनाया था। कब माखन बहे भांडे, भांडे का मतलब होता है बर्तन, बर्तन फोए का मतलब तोड़ना। कब माखन बहे बर्तन तोए थे, बर्तनों को खंडित किया था, बर्तनों को तोड़ा था। और ये जो भांडे का मतलब बर्तन होता है, फोड़ने का मतलब होता है तोड़ना। और दूध छाननी से अपने मुंह, दूध छाननी से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था, पता नहीं कब दूध छाननी से अपने मुंह भरे थे। दूध छाननी का मतलब होता है कि आपको पता है कृष्ण जी को दूध
मक्खन वगैरह छाछ वगैरह बहुत पसंद थी, वो मक्खन के लिए मटकी फोड़ देते थे। तो वही चीज आप बता रहे हैं। और उसके बाद में जब वो मटकी फूट जाती थी, उससे दूध वगैरह मक्खन वगैरह तुरंत अपने मुंह को भर लेते थे। कब वाटिका, वाटिका मतलब होता है जहां बहुत ज्यादा बाग हो, बगीचे हो, पौधे वगैरह निकले तो बोलते हैं वाटिका। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब किया था किसी को पता नहीं। पेड़ों की घनों छांव के अंदर, कि जो इतने सारे लंबे लंबे पेड़ लगे हुए थे वहां वाटिका के अंदर, उन पेड़ों की छांव में कब विश्राम किया था। कब दिन की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। बंसी का मतलब बांसुरी यहाँ पे विद्यार्थियों। आपको पता है कृष्ण जी को गायों से अपनी बांसुरी से बहुत अधिक स्नेह था। कृष्ण जी गाय भी बहुत अच्छी चाहते थे, गायों से बहुत अधिक स्नेह था। उसी प्रकार से कृष्ण जी जो है बांसुरी का भी बहुत अच्छा जो है वादन करते थे, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे, जिससे पूरा गोकुल प्रदेश उनकी ध्वनि से क्या होता था, प्रफुल्लित हो जाता था, सुनना चाहता था। तो इसने क्या है पता नहीं कब एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं कब हो गई थी, पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सावना पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेकिन अगर आज वर्तमान के अंदर भी कोई वृंदावन जाएगा तो वृंदावन के अंदर नदी का जो सावना पानी उसे पूरे घटनाक्रम की क्या दिला देगा भाई, याद दिला देगा। प्रत्येक सुबह सूरज निकलने से पहले जब पत्नी गनियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। आज भी बदलाव लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण जी आएंगे, अपनी बांसुरी के माध्यम से सबके पांव वहीं उठ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आज भी दिख है लोगों को, लेकिन वास्तव में अब तो कृष्ण जी वापस नहीं आने वाले। तो इसने कहे तो लगता है उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। प्रत्येक शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का मानी सेनानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बहुत कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और और संगीत का जादू वाटिका से भरे हुए माहौल में छा जाएगा। वाटिका में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वो प्रश्न बता रहा है, वो उत्तर भी खुद ही दे रहा है कि क्या आज तक आप मान सकते हो वृंदावन में कृष्ण जी की कभी ना हो, कृष्ण की बांसुरी का जादू ना हो, कृष्ण की आकर्षक बातें ना हो, कृष्ण की मोहक छवि के दर्शन ना होते हो? आज भी वहां ऐसा कुछ होता है? तो वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कभी खाली हुआ है? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर भी डाली जाए जिसे हम सानिम अली के नाम से जानते हैं। मिथ का मतलब बताई दिया आपको, धारणा, विचार, सोच जो वास्तव में सच्चाई से थोड़ा अलग हो। सच्चाई से अलग मतलब क्या है कि आज तक किसी ने भी राम को, कृष्ण को देखा नहीं है, सुना है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बता देते हैं कि हाँ भी ये भगवान है, इनकी पूजा कर लो, वो पालू कर देती है। उसके बाद वो किसी और अगली पीढ़ी को बता देते हैं, वो भी अगली पीढ़ी को बताते हैं। वास्तव में किसी ने देखा है कि आज तक किसी ने नहीं देखा। ये राम जी थे नहीं थे, कृष्ण जी थे नहीं थे, तो ये सब मिथक है, विचार है, धारणा है, सोच है। भक्ति मन की ताकत है। भक्ति करने से हमें शांति मिलती है, लेकिन भक्ति करने से कुछ हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। तो वही कह रहे हैं, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया का मतलब होता है शरीर, कमजोर शरीर वाले व्यक्ति पर भी डाली जाए जिसे हम क्या कहते हैं, सानी मनी के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं कि वास्तव में वो क्या है, सानी मनी है। उसका नाम क्या है भाई, सानी मनी, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, सानी मनी के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक, सती का मतलब शताब्दी होता है विद्यार्थियों। शताब्दी का मतलब आपको पता ही, कहते हैं कि 100 साल तक व्यक्ति की जीवन रेखा होती है। व्यक्ति लगभग 100 साल तक जीता ही है, ऐसे कहा जाता है। 25-25 के हिसाब से जो डिवाइडेशन किया हुआ है अपने को, 25 जो है वो पहले पढ़ाई के साल होते हैं, उसके बाद में जो है वो अपने घर आश्रम होता है, फिर वृद्धाश्रम चालू हो जाता है, फिर आगे मोक्ष होता है। वही कहे, उम्र को सती का मतलब शताब्दी तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर बना दिया। किनके शरीर को? सानी मनी को। और कैंसर, उन्हें कौन सी बीमारी थी वही बताया गया, उन्हें क्या थी, कैंसर। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो प्रारंभिक
अवस्था के अंदर पहले पता चल जाए तो उसका कहीं ना कहीं नाश संभव है, लेकिन अगर वो एक बार पे सही में फैल गया तो उसके बाद में आपके बॉडी को नष्ट कर देगा, आपकी मृत्यु निश्चित है। तो वही बताए कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उसकी मौत का कारण बनी। किसकी मौत का कारण बनी भाई? सानी मनी की। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो बच्चों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए पति समर्पित थी। अंतिम समय तक वो किनके बारे में सोचते हैं भाई? जिन्हें उन्हें सबसे अधिक लगाव था, जिन्हें उन्हें सबसे अधिक प्रेम था, वो क्या थे? पक्षी। तो अंतिम समय तक उनकी आंखें कहाँ गड़ी हुई थी? पक्षियों के प्रति। और पक्षियों की तलाश करने में उनकी हिफाजत, हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा करने में। भी कोई भी जो आसमान में उड़ने वाला पक्षी है, उन पक्षियों का कहीं भी कोई भी निधन ना हो, कोई भी अनहोनी ना हो जाए उनके साथ, उनकी हिफाजत हो, उनकी सुरक्षा, उनके प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था। सानी मनी की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी। वो अपने पास क्या रखते थे सानी मनी? एक दूरबीन रखते थे भाई। उस दूरबीन के माध्यम से वो देखते रहते थे। किनको देखते रहते थे? पक्षियों को देखते रहते थे विद्यार्थियों। उनकी हरकत पे नजर रखते थे, उनकी एक एक एक्टिविटी, उनकी एक एक काम पे नजर रखते थे, क्योंकि उन्हें उससे स्नेह था पक्षियों से। तो पक्षी प्रेमी थे, इसलिए सानी मनी पर चढ़ी हुई दूरबीन, हमेशा दूरबीन अपने पास रखते थे। वो कब उतरी? उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। किनकी मौत के बाद? सानी मनी की मौत के बाद। मैंने पहले बताया था इस पार्ट के अंदर कि जब प्रारंभ हुआ है इस पार्ट के अंदर वही बताया गया है कि उनका क्या हो गया भाई? निधन हो गया है सानी मनी का। वही बताने हैं। उन जैसा बर्ड बाउचर, बर्ड बाउचर का मतलब पक्षी प्रेमी। यहाँ पे कवि लेखक कह रहा है उन जैसा बर्ड बाचर, बर्ड बाचर का मतलब होता है पक्षी प्रेमी शायद ही कोई हुआ होगा जिसने अपना जीवन कहाँ समर्पित कर दिया? पक्षियों के जीवन के प्रति समर्पित कर दिया। लेकिन एकांत क्षणों में सानी मनी बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। एक पर्सन बता रहा है, वो एक कहानी बता रहा है आपको कि अंतिम समय के अंदर एकांत के क्षणों में कई बार सानी मनी बिना दूरबीन के भी कुछ देखने का प्रयास करते थे, कुछ अनुभव करने का प्रयास करते थे। दूर सिटीज, और सिटीज क्या होती है? कोई बताएगा आप में से? सिटीज का यहाँ पे मतलब क्या है? सर मतलब जहाँ अपने को लगता है कि अंत हो गया दुनिया का, मतलब ऐसे मानते हैं हम। होता है दो विपरीत चीजों का आपस में मेन होना। वो वापस में मिनी हुई नहीं होती, लेकिन मिनी हुई दिखाई देती है। जैसे बुक का नाम भी क्या है? सिटीज है। तो उसमें दो विपरीत विचारधाराएं, एक तो है गद्य, एक है पद्य। गद्य आपको पता है, मैं गद्य पढ़ाया हूँ। जो आपके कहानी है या जो भी पंक्तियां होती है वो गद्यांश होते हैं, वो गद्य भाग है। और पद्य का मतलब कवि की कविता है। दोनों आपस में मिली हुई है लेकिन एक समान नहीं है, दोनों में अंतर बहुत है गद्य और पद्य में। ऐसे ही धरती और आसमान क्षितिज होते हैं, दूर तक अपनी नजर आती है कि वो कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, लेकिन मिलते कहीं भी नहीं है। धरती अलग है, आसमान अलग है। तो क्षितिज बोलते हैं दो विपरीत विचारधाराओं का आपस में मिला हुआ दिखाई देना, लेकिन वास्तव में वो मिलते नहीं है। अब क्षितिज के अंदर गद्य पद्य है, तो गद्य भी अलग पद्य है, भाग है हिंदी का, और पद्य भी अलग भाग है। इसलिए आपकी बुक का नाम क्या है? क्षितिज है। आपको जो बुक पढ़ाओ उनका नाम क्या है? क्षितिज है, क्योंकि क्षितिज में गद्य का भाग भी है और पद्य का भाग भी है। दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में मिले हुए नहीं है। दोनों हिंदी के अलग विचारधारे हैं, एक गद्य है एक पद्य है। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि दूर क्षितिज पर फैली हुई जमीन, जमीन जहां तक अपनी निगाह जाती है, और झुके हुए आसमान हमें देखने को मिलता है। हमें आभास होता है कि कहीं ना कहीं ये धरती और आसमान एक हो जाते होंगे, लेकिन वास्तव में हमारा मिथ्या धारणा है, हमारा मिथक है। वास्तव में ना तो धरती और आकाश कोई मिले हैं ना कभी मिलेंगे, दो अलग अलग चीजें हैं। वही बताए दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध देता था। कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को क्या है? अपने घेरों में बांध देता था, अपने घेरे में बांधे हुए रहता था। और कुछ वैसा ही जादू कहाँ दिखाई देता है? उस सानी मनी में दिखाई देता है। सानी मनी उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने में कायम थे। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन विद्यार्थियों की। सानी मनी उन लोगों में थे जो प्रकृति प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रकृति पर मोहित हो गए तो आपने तो प्रकृति की महिमा का वान कर दिया। वहां का क्षेत्र बहुत बढ़िया है, वहां हरियाली है, वहां पहाड़ है, वहां पर्वत है, वहां झरने हैं, वहां का अनोखी सौंदर्य है। नहीं, उसकी अवस्था उसकी बजाय अपितु
प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने पर, वो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने में प्रकृति को वैसे ही देखते थे जैसा उनका मन चाहता था, कायन होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसी खेलती ऐसे भाई दुनिया पसरी है, हंसी खेलती ऐसे में दुनिया। तो बताएगा आप में एक पंक्ति गाठ, एक पंक्ति आई है अभी आपके सामने। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ का मतलब प्रत्येक जगह एक हंसती खेलती हंसे भाई क्या थी, दुनिया पसरी हुई थी। इसका अर्थ क्या था, कोई बताएगा आप में से? सर उनको हर जगह सुख ही सुख, मतलब इंजॉयमेंट ही दिखता था। वो कोई मतलब वो हर पल में से खुश रहते थे। हंसती खेलती का मतलब ये सर उन्हें अपनी नजरों से सारी दुनिया ही अच्छी लगती थी और मतलब ऐसे लगता थी कि इसके अंदर कोई रहस्य है। रहस्य भी है, और सबसे बड़ा रहस्य तो है उनके लिए जो आसमान में पक्षी घूमते रहते हैं, जो बाहर कहीं भी छत पे, कहीं भी दीवार पे, कहीं भी किसी पेड़ पर जो पक्षी बैठते हैं, वो आपस में एक दूसरे क्या बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे को कैसे संदेश पहुंचाते हैं। पक्षियों की भी अपनी एक अलग विचारधारा होती है, एक अलग ही विचार व्यक्त करने का साधन उनके पास है, जो एक पक्षी दूसरे पक्षी को समझ आता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अगर आसमान में उड़ने वाले, जैसे कौवा है, कौवा एक पक्षी है, अगर कौवा मान लो कागना जिसे हम बोलते हैं, अगर कौवे की निधन हो गया, कौवा अगर मर गया कहीं, तो तुरंत उसके चाहो तो आसमान के अंदर 50-70-80 कौवे आ जाते हैं वहां पे। ये मर क्यों गया, धरती पूरा क्यों है, ये बात मैंने खुद ने अपने आप को देखी हुई है। उनका जो विचार व्यक्त करने का साधन है पक्षियों का, जिसे एक बोलता है दूसरा समझ जाता है, दूसरा फिर उसको तीसरे तक पहुंचा देता है, तीसरा फिर चौथे तक पहुंचा देता है, और तुरंत वहां पे क्या है, बहुत भयंकर आवाज हो जाती है, कांव की आवाज हो जाती है। ये एक रहस्य में दुनिया परसी है, क्योंकि उन्हें किससे लगाव था, पक्षियों से लगाव था। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि उनके लिए प्रकृति में हर तरफ प्रत्येक जगह एक हंसी खेलती कौन सी है, उन पक्षियों की बातें, उनका रहस्य, उनका कहने का तरीका जो वही समझते, अपने नहीं समझते। रहस्य भी दुनिया परसी है, एक रहस्य में दुनिया है। ठीक ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने गढ़ी है, ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी है। कहने का मतलब क्या है, बहुत अथक प्रयास किया है, तब जाके उन्होंने ऐसी दुनिया अपने लिए रची है, जहां उन्हें क्या मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है, जहां उन्हें हर समय क्या देखने को मिलते हैं, पक्षी देखने को मिलते हैं। इसके गढ़ने का मतलब निर्माण करने में, निर्माण किया है, गढ़ा है, इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी का नाम क्या है भाई, उनकी जीवन साथी का नाम है आपके सामने तन्वीना, ये नाम है वही जो उनकी जीवन साथी थी, ने काफी मदद पहुंचाई है, काफी क्या पहुंचाई भाई, मदद पहुंचाई थी। तन्वीना सकून के दिनों में ही उनकी क्या थी, सहपाठी थी। सहपाठी का मतलब उनकी मित्र थी, जब वो पढ़ाई करते थे उस समय से। उसका नाम क्या है, तहमीना। अपने लंबे उमाचकाई जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मानिक सानिम हनी एक दिन केरन की साइनेट वेनरी, केरन के अंदर कोई जगह है, कि रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह में उसमें क्या थे, प्रधानमंत्री थे विदेश के। आपने बोटनी में पढ़ा, आपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा होगा, जब भारत के प्रधानमंत्री वगैरह आपने कभी पढ़े हो, तो चौधरी चरण सिंह भी क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। तो वहां पहुंच गए थे वो अपना अनुरोध लेकर, अपना एक प्रोजेक्ट लेकर, अपना एक प्रपोजल लेकर, वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। कहा जाता है कि चौधरी जो चरण सिंह थे वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी जुए हुए थे। मिट्टी जुए मतलब उन्हें भी पता था कि वास्तव में क्या क्या समस्याएं होती है। राजस्थान से जुए प्रधानमंत्री थे चौधरी साहब। गांव की मिट्टी से पड़ने वाली, मिट्टी में पड़ने वाली जो पहली पानी की बूंद है, जो बरसात के अंदर आपको पता है जो पहली बूंदे पड़ती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए तो मिट्टी से भी एक सुगंध आती है, एक अनोखी सुगंध आती है मिट्टी से भी। तो बताए पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सानी मणि ने उनके सामने रखा था, उन्होंने उनकी आंखें गम कर दी। उन्हें बताया कि वास्तव में अगर इसी प्रकार से पक्षी कम होते गए तो आज तो बहुत ही कम हो गए। वास्तव में देखा जाए तो 10-12 साल पहले बहुत अच्छी सुबह सुबह पक्षियों की आवाज आती थी, आजकल नहीं आती भाई। ये आप खुद देख लेना, आज के इतने पक्षी बचे ही नहीं है अपने आस पास, चिड़िया वगैरह बहुत कम होती है। तो वही कह रहे हैं कि पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सानी मणि ने उनके सामने रखा था, उसने उनकी आंखें नरम कर दी, उनकी आंखों को भिगो दिया। आज सानी मणि नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है? आज दोनों ही व्यक्ति नहीं है। चौधरी साहब का भी निधन हो गया, प्रधानमंत्री जो देश के,
और सानी मनी भी अब मर गए। अब ऐसा कौन बचा है जो प्रकृति के बारे में सोचेगा, जो इन पक्षियों के बारे में सोचेगा, जो वास्तव में चाहेगा कि इनकी क्या होनी चाहिए, हिफाजत होनी चाहिए, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी, माटी, माटी का मतलब मिट्टी, और सोंधी का मतलब जिससे सुगंध वगैरह आती रहती है, मिट्टी से सुगंध आती है जब पानी में आ जाता है, पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाली पक्षियों का वकालत करेगा? ऐसा कौन बचा है जो ये समझाने का प्रयास करेगा कि वास्तव में इनका भी जीवन है, इनकी भी एक दुनिया है, इन पक्षियों की हिफाजत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल तो देखा जाए तो जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं उसकी जो टावर जो जगह जगह लगे हुए हैं, उन टावरों से भी वास्तव में देखा जाए तो पक्षियों को काफी परेशानी होती है भाई, काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। तो कौन पक्षियों की वकालत करेगा? सानी मनी ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या था? उनकी एक आत्मकथा है, उनका नाम क्या था भाई सानी मनी की आत्मकथा का? फोन ऑफ द स्पेयर्स, फोन ऑफ द स्पेयो, एक आत्मकथा लिखी थी उन्होंने। मुझे याद आ गया D.H. नोएस की मौत के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया था, एक और व्यक्ति का नाम बताया है यहाँ पे, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? D.S. नोएस। कि वास्तव में देखा जाए तो D.S. नोएस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी, D.S. नोएस की पत्नी जो थी वो क्या थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? D.S. नोएस की पत्नी, उस पत्नी का नाम क्या था? फ्रीडा लॉरेंस। हाँ, फ्रीडा नोएस से अनुरोध किया था कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। उन्होंने कहा था कि अपने पति के बारे में कुछ लिखो। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें अपने पति का मतलब नोएस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए नोएस के बारे में कुछ लिखना असंभव है, मेरे लिए असंभव है कि उनके बारे में लिखूं। क्यों? मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोया, गोया क्या है भाई? वो एक गोया का नाम होता है एक पक्षी, गोया नोएस के बारे में, गोया नोएस जो है पक्षी, उस वो जो है वो उनके बारे में ज्यादा जानती होगी, क्योंकि उन्होंने ही वास्तव में क्या किया है। लेकिन उसके बारे में उसने मेरे लिए नोएस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव है, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो जो एक पक्षी बैठा है, वो कौन बैठा है? गोया। वो ज्यादा जानता है किसके बारे में? नोएस के बारे में। ढेर सारी बातें जानती है मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खूना खूना और सादा दिन आदमी था, मुमकिन है नोएस मेरी नगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहचाना, क्योंकि वो भी क्या थे? एक पक्षी प्रेमी थे। उनका जीवन भी कहाँ था? पक्षियों में सम्मिलित था। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोया उसके बारे में, हम दोनों के भी बारे में मुझसे भी ज्यादा जानती है। कौन जानती है भाई? वो पक्षी जानती है। जतिन प्राणियों के लिए सानी मनी हमेशा एक प्रेमी बने रहेंगे। जटिल प्राणी का मतलब जो कठिन प्राणी है, जो चीज को नहीं समझते, उनके लिए वो हमेशा एक प्रेमी बने रहेंगे। बचपन के दिनों में बात बता रहे हैं, उनकी एक गन का मतलब बंदूक से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठों की वह गवैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले गई। गलती से जब उन्होंने अपनी गोनी से एक पक्षी को घायल कर दिया था, जो क्या था? नीले कंठ वाला क्या था? गवैया था। तो सारी जिंदगी क्या है? वो पक्षी पे भी बन गए। उस घटना के बाद जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के भी नहीं डिगा था। वो नोएस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतीक था। नैसर्गिक का मतलब होता है स्वाभाविक, कहीं भी बनावटीपन नहीं, कहीं भी कृत्रिमता नहीं, सादी जिंदगी जीना के प्रतीक बन गए थे। सानी मनी प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमरशील स्वभाव, भ्रमरशील का मतलब घूमने फिरने के स्वभाव, उनकी यावाई का मतलब उनकी बातों को, उनकी यादों को से परिचित थे। परिचित का मतलब जानते थे उनकी यादों के बारे में। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुहाग में ही निकले हैं। सुहाग का मतलब पक्षियों की जगह से निकले हैं, और बस अभी गने में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गाया हुआ माना जाए? गाया का मतलब गया हुआ मान लिया जाए कि अब वो वापस नहीं आएंगे, उनकी मृत्यु हो गई। मेरी आंखें नमन है, आंखों में दुख है, आंखों में विचार है कि वो ऐसे व्यक्ति का निधन हो गया जिसने अपना जीवन कहाँ दिया था? दूसरे लोगों के प्रति, या दूसरे जीव जंतु के प्रति, दूसरे पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया। मेरी आंखें नम है, सानी मनी
तुम नोटोगे ना, तुम नोटोगे ना, ये बताना प्रयास कर रहे हैं। भाई ये पाठ खत्म हो गया। सानी मनी के बारे में बताया गया था, वो 25 प्रेमी थे और कैसे उन्होंने 25 प्रेमी बने, क्या कुछ हुआ, ये बताने का प्रयास किया है पूरे पाठ के अंदर। तो कहीं से अगर कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हैं भाई आप, कोई भी डाउट है पूछिए, 5 मिनट बचे हैं भाई आपके पास। सर आप कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं, कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती तो पूछ सकते हैं भाई पहले। ये बताने का प्रयास किया है, एक तरह से उनका जीवन बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में सानी मनी जो थे उनका जीवन कैसा था और वो कैसे अपने जीवन को जी रहे थे। कुछ पूछ रहे हैं क्या भाई? नो सर। चलो ठीक है, ओके बाय। मीटिंग खत्म होने वाली है, 2 मीटिंग। ठीक है भाई, ओके बाय।